वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज के सत्र में आपका स्वागत है। जी, और छात्रों की भारी मांग पर आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है बिहार के खनिज संसाधन यानी बिहार मिनरल रिसोर्सेस। बिल्कुल। और ये हमारी विशेष मास्टर क्लास सीरीज का नया सत्र है। सत्र की शुरुआत में ही मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये टॉपिक बिहार की सरकारी परीक्षाओं के लिए, जैसे बीपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एकदम सही। देखिए, अगर हम बिना किसी औपचारिकता के सीधे मुद्दे पर आएं तो ये टॉपिक बहुत हाई स्कोरिंग है। जी, एकदम हाई स्कोरिंग। मतलब यहाँ से सीधे तौर पर लोकेशन बेस्ड तथ्य पूछे जाते हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा खनिज किस जिले में है। राइट। लेकिन आज हमारा लक्ष्य केवल रटना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इस मास्टर क्लास में हम बिहार के खनिज परिदृश्य को आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी के नजरिए से समझें। जी, यह अप्रोच बहुत जरूरी है। हाँ, ताकि अगर सवाल घुमाकर भी पूछा जाए तो छात्रों के पास एक ठोस वैचारिक स्पष्टता हो। बिल्कुल। तो इस परिदृश्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले वर्ष 2000 में जो झारखंड का विभाजन हुआ था वहां से शुरुआत करनी होगी। 15 नवंबर 2000 का वो ऐतिहासिक विभाजन। जी। उस विभाजन के बाद बिहार के खनिज परिदृश्य में एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही ड्रास्टिक बदलाव आया। हाँ, क्योंकि राज्य का जो भी भौगोलिक नक्शा था वो पूरी तरह बदल गया था। बिल्कुल। विभाजन से पहले एकीकृत बिहार खनिजों के मामले में बहुत अमीर था, लेकिन विभाजन के बाद अधिकांश खनिज समृद्ध क्षेत्र या मिनरल रिच एरियाज वे सब झारखंड में चले गए। छोटा नागपुर का पठार पूरा का पूरा उधर ही चला गया। एग्जैक्टली। और वर्तमान बिहार में अब खनिजों का बहुत ही सीमित भंडार यानी लिमिटेड मिनरल्स ही रह गए हैं। और इनमें भी मुख्य रूप से माइनर मिनरल्स या लघु खनिज ही शामिल हैं। तो यहाँ पर मेरे मन में और शायद कई छात्रों के मन में भी एक सवाल आता है। जी बताइए। ये इस टॉपिक का महत्व कम हो गया है या फिर जो सीमित खनिज बचे हैं परीक्षा में उनका वेटेज और अधिक बढ़ जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, असल में इसका उल्टा होता है। सीमित होने के कारण जो खनिज राज्य में बचे हैं उनसे सवाल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे अधिक होती है। अच्छा, मतलब जो कम है वहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? बिल्कुल। प्रशासनिक नजरिए से आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो संसाधन बचे हैं वे कहाँ हैं, इसलिए परीक्षा के लिए उनका वेटेज बहुत ज्यादा है। ये एक बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण। तो राज्य की इन सीमाओं को समझने के बाद अब हमें उन विशिष्ट और प्रमुख खनिजों यानी मेजर मिनरल्स की ओर बढ़ना चाहिए जो अभी बिहार में मौजूद हैं। जी, और अगर हम मेजर मिनरल्स की बात करें तो इस सूची में सबसे महत्वपूर्ण नाम लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर का आता है। राइट, चूना पत्थर। हाँ, इसे हम वर्तमान बिहार का सबसे महत्वपूर्ण खनिज कह सकते हैं। इसके पाए जाने वाले मुख्य स्थान रोहतास, कैमूर और भभुआ जिले हैं। और ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, राइट? एकदम सही। और इसका जो सबसे बड़ा उपयोग है वो सीमेंट उद्योग में होता है। सीमेंट बनाने के लिए ये सबसे प्राथमिक कच्चा माल है। जी। और रोहतास जिले का जिक्र हुआ है तो मैं उस खनिज पर आना चाहूंगी जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, पायराइट। ओहो, पायराइट। जी, ये भी मुख्य रूप से रोहतास जिले में ही पाया जाता है। और इसका उपयोग मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में होता है। लेकिन छात्रों का ध्यान खींचने वाली जो सबसे बड़ी बात है वो है इसका उपनाम, फूल्स गोल्ड यानी मूर्खों का सोना। बिल्कुल। पायराइट को फूल्स गोल्ड क्यों कहा जाता है, ये एक ऐसा तथ्य है जो बीपीएससी के स्टेटमेंट बेस्ड सवालों में अक्सर छात्रों को बहुत कंफ्यूज करता है। नहीं होता। एग्जैक्टली। ये रासायनिक रूप से आयरन सल्फाइड है, मतलब इसमें लोहा और सल्फर है। इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में और केमिकल इंडस्ट्री में इसकी इतनी भारी मांग है। तो ये सिर्फ मूर्खों का सोना नहीं बल्कि रसायन उद्योग का एक बहुत बड़ा खजाना है। बहुत खूब कहा। अब रोहतास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बॉक्साइट की बात करते हैं। जी, बॉक्साइट। बॉक्साइट मुख्य रूप से मुंगेर, जमुई और बांका जिलों में पाया जाता है और इसका सीधा उपयोग एल्यूमिनियम उत्पादन में होता है। राइट, बॉक्साइट से एल्यूमिना निकलता है और फिर उससे एल्यूमिनियम बनता है। बिल्कुल सही। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण खनिज है डोलोमाइट। और डोलोमाइट की लोकेशन फिर से रोहतास है। जी हाँ, डोलोमाइट मुख्य रूप से रोहतास में मिलता है। इसका उपयोग लौह और इस्पात उद्योग यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में होता है। अच्छा,
लोहे को साफ करने के लिए, राइट। हाँ, ये एक फ्लक्स के रूप में अशुद्धियों को दूर करने का काम करता है। इसके बाद हम क्वार्ट्ज और सिलिका सैंड पर आते हैं। जी, सिलिका सैंड और क्वार्ट्ज का जो मुख्य क्षेत्र है वो गया, नालंदा और मुंगेर जिले हैं। और इसका उपयोग ग्लास इंडस्ट्री या कांच उद्योग में होता है। एकदम सही। और प्रमुख खनिजों की इस सूची में एक और नाम है चाइना क्ले, जिसे कियोलिन भी कहते हैं। जी, चाइना क्ले, ये कहाँ मिलता है? ये मुख्य रूप से भागलपुर और मुंगेर में पाया जाता है। इसका उपयोग सिरेमिक्स यानी चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने और पेपर या कागज उद्योग में होता है। तो अगर हम इन सभी खनिजों के स्थानों को ध्यान से देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न उभर कर सामने आता है। क्या आपने गौर किया कि रोहतास और मुंगेर का नाम बार बार आ रहा है? जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक पैटर्न है। नीक बता सकते हैं ताकि वे परीक्षा में आसानी से सही उत्तर पहचान सकें और कंफ्यूज न हो। बिल्कुल। देखिए, इसे याद रखने का सबसे आसान और तार्किक तरीका ये है कि हम बिहार को 2 प्रमुख खनिज बेल्ट्स में बांट दें। अच्छा, 2 बेल्ट्स। जी, पहली है रोहतास बेल्ट। जब भी कोई ऐसा खनिज आए जिसका उपयोग निर्माण सामग्री या भारी रसायनों में होता हो, जैसे सीमेंट के लिए चूना पत्थर, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए पाइराइट या स्टील के लिए डोलोमाइट, तो आपका सीधा जवाब रोहतास या उसके आसपास का क्षेत्र होना चाहिए। मतलब रोहतास को हम बिल्डिंग और केमिकल का केंद्र मान सकते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरी बेल्ट है मुंगेर बेल्ट। जब बात धातुओं या सिलिकेट्स की हो, जैसे एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट, कांच के लिए सिलिका सैंड या सिरेमिक्स के लिए चाइना क्ले, तो आपका दिमाग तुरंत मुंगेर, जमुई और भागलपुर वाले इलाके की तरफ जाना चाहिए। ये बहुत ही शानदार तकनीक है। इससे एलिमिनेशन मेथड में बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल, बीपीएससी प्रीलिम्स में ये तकनीक रामबाण साबित होती है। तो प्रमुख खनिजों के इन स्थानों और पैटर्न्स को समझने के बाद अब हमारा फोकस स्वाभाविक रूप से माइनर मिनरल्स यानी लघु खनिजों और उनसे जुड़े उद्योगों पर शिफ्ट होना चाहिए। जी, इंडस्ट्रियल लिंकेज समझना बहुत जरूरी है, विशेषकर मुख्य परीक्षा यानी मेंस के लिए, और मिलान वाले प्रश्नों के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। राइट। तो सबसे पहले लघु खनिजों की बात करते हैं। ये क्या होते हैं और कहाँ मिलते हैं? देखिए, माइनर मिनरल्स में मुख्य रूप से बालू या सैंड, पत्थर और ईंट बनाने वाली मिट्टी यानी ब्रिक क्ले शामिल होते हैं। जी। और ये किसी पहाड़ी इलाके में नहीं, बल्कि मुख्य रूप से गंगा, सोन और कोसी नदियों के रिवर बेड्स यानी नदी के तलों में पाए जाते हैं। जैसे सोन नदी का बालू बहुत प्रसिद्ध है भवन निर्माण के लिए। बिल्कुल। अब इन खनिजों का उद्योगों के साथ क्या सीधा जुड़ाव है, यानी इंडस्ट्रियल लिंकेज क्या है, इसे समझना होगा। क्योंकि इसी जुड़ाव से हम राज्य के आर्थिक भूगोल के सवालों को हल कर सकते हैं, राइट? एकदम सही। देखिए, अगर सीमेंट उद्योग है तो उसका सीधा लिंकेज चूना पत्थर से है। जी। एल्यूमिनियम उद्योग का लिंकेज बॉक्साइट से है। ग्लास या कांच उद्योग का जुड़ाव सिलिका से है। और केमिकल इंडस्ट्री, विशेष रूप से सल्फ्यूरिक एसिड, उसका सीधा लिंकेज पाइराइट से है। एग्जैक्टली। जब आप इस तरह से जोड़कर पढ़ते हैं तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती, चीजें अपने आप समझ में आने लगती हैं। बिल्कुल। और ये जो खनिजों और उद्योगों का जुड़ाव है, ये जानकारी सीधे तौर पर राज्य के आर्थिक भूगोल के कॉन्सेप्चुअल सवालों को हल करने में मदद करती है। जी। तो तथ्यों और स्थानों को समझने के बाद अब वक्त है इस ज्ञान को परीक्षा के अप्लाइड या व्यावहारिक प्रारूप में ढालने का। बिल्कुल। अब हमें थोड़ा बिहार विशिष्ट विश्लेषण यानी बिहार स्पेसिफिक एनालिसिस करना चाहिए। राइट। अगर हम समस्या की बात करें तो ये स्पष्ट है कि राज्य में एक बहुत ही सीमित खनिज आधार है। जी, लिमिटेड मिनरल बेस। और इसी लिमिटेड मिनरल बेस के कारण राज्य में एक तरह का औद्योगिक पिछड़ापन या इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस देखने को मिलता है। भारी उद्योग यहाँ स्थापित करना बहुत मुश्किल है। ये एक बहुत ही जायज समस्या है, लेकिन एक प्रशासक के रूप में आपको केवल समस्या नहीं बल्कि अवसर भी देखने होते हैं। बिल्कुल। तो विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि हमें अपना ध्यान एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी कृषि आधारित उद्योगों और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या लघु उद्योगों पर केंद्रित करना चाहिए। मतलब जो संसाधन हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, जैसे कृषि और जल, हमें उनका उपयोग करके नए औद्योगिक मॉडल्स बनाने चाहिए।
एग्जैक्टली यही वो विजन है जो परीक्षा में परीक्षक आपसे मुख्य परीक्षा के उत्तरों में देखना चाहता है। बहुत ही उम्दा पॉइंट है। तो अब इस क्लास की माहौल को बनाए रखते हुए क्यों ना हम कुछ परीक्षा का अभ्यास कर लें? बिल्कुल। चलिए PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेवल के कुछ सवालों का अभ्यास करते हैं। मैं सवाल पूछता हूँ, देखते हैं हमारी चर्चा कितनी सार्थक रही। जी बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, बिहार का सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? इसका सीधा उत्तर है लाइमस्टोन, यानी चूना पत्थर। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, पायराइट या फूल्स गोल्ड कहाँ पाया जाता है? ये हमारी रोहतास बेल्ट का हिस्सा है, तो उत्तर है रोहतास। एग्जैक्टली। और तीसरा और आखिरी सवाल, बॉक्साइट का उपयोग किस लिए किया जाता है? बॉक्साइट मुंगेर बेल्ट में है और इसका सीधा उपयोग एल्यूमिनियम के उत्पादन में होता है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल यही सटीकता यानी एक्यूरेसी छात्रों को परीक्षा में चाहिए। जी, मैं सभी छात्रों को बताना चाहूंगी कि बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में बिल्कुल इसी स्तर की सटीकता की आवश्यकता होती है। जब आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं तो आप आसानी से सही विकल्प चुन सकते हैं। जी, एकदम सही बात है। बिल्कुल। सिर्फ 1 मिनट का रिकॉल सत्र करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। लाइमस्टोन मतलब रोहतास और सीमेंट उद्योग। जी। पायराइट मतलब रोहतास और केमिकल उद्योग। बॉक्साइट मतलब मुंगेर और एल्यूमिनियम। और सिलिका सैंड मतलब ग्लास इंडस्ट्री। राइट। और अंत में ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि विभाजन के बाद बिहार अब एक मिनरल पुअर स्टेट या खनिज गरीब राज्य है। जी, तो इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले मैं एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। भविष्य के अधिकारियों के रूप में आपको ये विचार करना चाहिए कि क्या बिहार का ये औद्योगिक पिछड़ापन हमेशा उसकी नियति रहेगा, या फिर यहाँ के बचे हुए माइनर मिनरल्स और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भविष्य के नए आर्थिक मॉडल का आधार बन सकते हैं। ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। छात्रों को इस पर जरूर मनन करना चाहिए। बिल्कुल। और परीक्षा देने वाले सभी छात्रों को मेरी सलाह है कि वे परीक्षा से पहले इन की पॉइंट्स का पूरी तरह से रिवीजन जरूर करें। जी, रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। तो हमारी ये मास्टर क्लास सीरीज अगले सत्र में भी ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों के साथ जारी रहेगी। जी, आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बिहार मैटर्स की ओर से आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।